ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे कुछ गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे जिसके हेल्प से बहुत ही ईजिली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। बट विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप का चार्ज बॉडी या सिस्टम के लिए निकाल सकते हैं, अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल सिस्टम के लिए, अनसिमेट्रिकल के लिए आप नहीं निकाल सकते हैं बट हम लोग का सिलेबस को बियॉन्ड रहेगा। ओके, इसका मतलब तो यहाँ देखिए, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है किसके वजह से, इनफाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड विच आर यूनिफॉर्मली चार्ज। करेक्ट ना एवरीवन? तो आपको भी पता होगा कि इसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन वगैरह का यूज़ किए थे। करेक्ट? बट इसी को गॉस, तो यहाँ पर देखिए, अब इसमें एक लिमिटेशन ये है कि गॉस लॉ के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं। बट जहाँ पे हम लोग सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक वैसा सिमेट्रिकल गॉस हम लोग गॉसियन सरफेस बना सकते हैं, और उसमें प्रॉब्लम क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ। तो पहली बात है कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग एक इमेजनरी गॉसियन सरफेस बनाते हैं। गॉसियन इमेजनरी क्लोज सरफेस, ओपन सरफेस या क्लोज सरफेस। गॉस लॉ का अप्लाई करने के लिए क्यू इनक्लोज लिखना पड़ेगा। इज इट राइट? इनक्लोज तभी करेंगे ना जब आपका क्लोज सरफेस रहेगा। तो एक्चुअल में अगर आपको मैं बोलूँगा कि ये मेरा इनफाइनाइट लॉन्ग थ्रेड है और इसके लिए एक सिमेट्रिकल सरफेस बनाना है, तो सिमेट्रिकल सरफेस इसके लिए क्या हो सकता है, एक सिलेंड्रिकल सरफेस। राइट? सिमेट्रिकल। करेक्ट है ना? ठीक है। और यहाँ से मैं रेडियस आर लिया और इसका हाइट है एच, और ए मेरा पूरा एक, यहाँ पे भी एक सिलेंड्रिकल सरफेस है। ये मेरा इमेजनरी गॉसियन सरफेस है। ओके ना? गॉसियन सरफेस। करेक्ट? तो इस इमेजनरी गॉसियन सरफेस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इमेजनरी गॉसियन सरफेस के लिए मेरे पास ऊपर का टॉप का सरफेस है, नीचे का फेस है और कर्व सरफेस है। सिलेंडर में अगर क्लोज सिलेंडर है तो उसका सरफेस क्या रहेगा, या एक कर्व सरफेस रहेगा, एक ऊपर का सरफेस रहेगा और एक नीचे का सरफेस रहेगा। इज इट राइट? अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अगर आपसे पूछेंगे स्टूडेंट, यहाँ देखिए कि इस पॉइंट इनफाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड के लिए या यहाँ का पॉइंट पूछें तो आप क्या बोलिएगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड के लिए ए पॉइंट, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट लॉन्ग थ्रेड के लिए सर ए पॉइंट ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल पॉइंट रहेगा इनफाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड के लिए। इज इट राइट? क्योंकि आप इनफाइनाइट लॉन्ग थ्रेड है तो कहीं भी बीच मान सकते हैं। करेक्ट ना? तो अगर
इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल रहेगा वही तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों रहेगा? तो भाई इनफाइनाइट लॉन्ग थ्रेड के लिए ये और ये ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट रहेगा, नजर आएगा, करेक्ट? ठीक है। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक हर पॉइंट का, इसका मतलब है कि इस कर्व सरफेस का, यहाँ देखिए इस सेंट्रल लाइन से, ये मेरा ज्योमेट्रिकल एक्सिस है इस सिलेंडर का, राइट? तो इस सेंट्रल लाइन के लिए कर्व सरफेस का हर पॉइंट सिमेट्रिकल पॉइंट रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल निकालने के लिए। इसका मतलब है कि ये मेरा जो कर्व सरफेस है वो मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये राइट? और इक्विपोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कट करता है? परपेंडिकुलरली, करेक्ट ना? दिस इज द वजह कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखाएंगे, करेक्ट है एवरीवन? और ऐसे नहीं दिखाएंगे, ऐसे नहीं, ऐसे दिखाएंगे 90 डिग्री बनाकर। वजह, इक्विपोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कट करता है? परपेंडिकुलरली, इज इट राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब किसी के मन में ये होगा कि सर छोटा सिलेंडर रहता तो कोई बात नहीं है, और इस टाइप का भी सिलेंडर रहेगा, क्योंकि आर तो मेरा यहाँ पे वेरिएबल है ना, आर बड़ा और छोटा हो सकता है, राइट? ठीक है। इसका मतलब है एक स्मॉल रेडियस का गॉस सिलेंड्रिकल सरफेस, कर्व सरफेस रहेगा। तो ठीक है, इसके कर्व सरफेस पे, इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे भी तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। ये डिफरेंट बात है कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा, बट इसके कर्व सरफेस का ईच एंड एवरी पॉइंट पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, राइट? इसका मतलब है कि यहाँ पे भी अगर इमेजिन करेंगे तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा? पर इस सरफेस को परपेंडिकुलरली कट करते हुए। आप मेरे बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इसको इस लाइन को कॉन्सेंट्रिक लाइन बनाते हुए आप कितना इस टाइप का सिलेंडर मान सकते हैं? सर इनफाइनाइट, रेडियस 0 से स्टार्ट करके यहाँ तक आ सकते हैं, राइट? बट उस सिलेंड्रिकल सरफेस के हर, जितना भी सिलेंड्रिकल सरफेस मानेंगे, उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंट सिलेंड्रिकल सरफेस के डिफरेंट पोटेंशियल रहेगा, बट पार्टिकुलर सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए, कर्व सरफेस पे पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ये राइट? इसका मतलब है कि अगर यहाँ देखिएगा तो फ्लैट सरफेस पे यहाँ पे क्या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे दे सकते हैं? तो सर क्यों दे सकते हैं? तो भाई क्यों देने का आंसर ये है कि यहाँ से भी मैं सिलेंडर बनाना स्टार्ट कर दूंगा, राइट? करेक्ट ना? इस पॉइंट पे भी अगर पोटेंशियल पूछेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका सेम डायरेक्शन रहेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इसका मतलब सर इट इज कंक्लूजन इज दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन से रेडियली आउट जाएगा। और इसको समझाने के लिए मैं किसका हेल्प लिया? इक्विपोटेंशियल का कॉन्सेप्ट का, करेक्ट? और क्लोज वॉल्यूम से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट क्लोज वॉल्यूम के लिए सरफेस का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक, इस फ्लैट सरफेस के लिए पूछिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे रहेगा और सरफेस का डायरेक्शन ऐसे रहेगा। एंगल कितना बन रहा है? 90। तो क्या इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स पास करेगा? फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 यहाँ पे, करेक्ट? अगेन एंगल, इसका मतलब है कि इस सिचुएशन में which surface are responsible for passing the flux? Is it flat surface या curve surface? कर्व सरफेस। इसका मतलब है कि टोटल फ्लक्स के लिए सिर्फ हम लोग को किसका देखना है? मेरे पास 3 सरफेस था, 2 फ्लैट सरफेस, ऊपर का, नीचे का एक कर्व सरफेस, राइट? बट विच सरफेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग द फ्लक्स? इट इज नॉट फ्लैट सरफेस, इट इज द कर्व सरफेस आर रिस्पॉन्सिबल, इज इट राइट? यहां तक सबको समझ में आ गया? अब यहाँ देखिएगा, अब हम लोग कर्व सरफेस के लिए सिर्फ देख रहे हैं। इसका मतलब इस सरफेस का नाम अगर S1 दे, इस सरफेस का नाम S2 दे, तो फ्लक्स थ्रू x1 क्या लिख देंगे? डायरेक्टली 0 कर दें। फ्लक्स थ्रू S2 क्या कर दें? 0, राइट? इसका मतलब है कि सिर्फ फ्लक्स किसके थ्रू जाएगा? फ्लक्स
ओनली थ्रू कर्व्ड सरफेस, करेक्ट ना? तो डी फाई के लिए क्या लिखेंगे एवरीवन? ई डॉट डी एस। एक छोटा सा सरफेस लेते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है या कांस्टेंट है कर्व सरफेस पे? भाई इट इज वेरिएबल है। कांस्टेंट कैसे है? कैसे कांस्टेंट है? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना? व्हाट अबाउट डायरेक्शन? कितना बढ़िया से समझाए थे कि एक कॉम्ब बनिएगा। कॉम्ब देखे ना, इस टाइप का कंघी, इसमें ऐसे कांटा निकला हो रहा था, राइट? तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड भाई वेक्टर बहुत अच्छा कर लेना है। तो ये आप बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है वेरिएबल है? जब वेरिएबल रहेगा तो हम लोग डी फाई से स्टार्ट करेंगे, राइट? उसका मैग्नीट्यूड उस सरफेस के एवरी पॉइंट पे सेम है, ऐसे बोलना है, राइट? आप लोग टीचर बन गए तो क्या कीजिएगा, आप ही लोग गलत बोलते रहिएगा, राइट? डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। बट अगर मैं यहाँ का डी एस का थोड़ा सा यहाँ का डी एस का पार्ट इमेजिन करता हूँ, ये मेरा डी एस है, तो इस पॉइंट पे डी एस का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन डिफरेंट है या सेम है? तो सर सेम रहेगा, राइट? तो क्या लिख सकते हैं, ई का मैग्नीट्यूड डी एस का मैग्नीट्यूड कॉस जीरो, तो ई डी एस, करेक्ट? तो नेट फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस अब ए मैग्नीट्यूड है इसलिए, और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट इसलिए मैंने बाहर निकाल दिया। अब पूरे कर्व सरफेस का इंटीग्रेशन, तो टोटल कर्व सरफेस डीएस का इंटीग्रेशन एस, राइट? अरे ये भी मैं सरफेस का मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, वेक्टोरियल वाइज नहीं, राइट? तो ई और किसी भी सिलेंडर का कर्व सरफेस का कितना होता है एरिया? 2 पाई आर एच, राइट? 2 पाई आर एच। तो यह है नेट फ्लक्स थ्रू द, जो मैंने गॉसियन सरफेस माना है। तो ये जो नेट फ्लक्स निकाले हैं किसके थ्रू? अकॉर्डिंग टू फैराडे कॉन्सेप्ट, राइट? एक किसके अकॉर्डिंग आया है स्टूडेंट? दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हाट? फैराडे। और नेट फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस क्या था सर? क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट? क्या इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर सकते हैं? चलिए बोलिए, इस गॉसियन सरफेस के अंदर हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड? सर एच इंटू लैम्डा कर दीजिए, अगर इसका चार्ज पेनिट्रेंस लैम्डा है तो, राइट? अगर इस इन्फाइनेटली लॉन्ग थ्रेड पे चार्ज इनफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, राइट? तो उस केस में टोटल चार्ज इनक्लोज दिस गॉसियन सरफेस, जो आप गॉसियन सरफेस माने हैं, तो गॉसियन सरफेस नहीं था, एक इमेजनरी सरफेस है बट सिमेट्रिकल बना रहे हैं, तो क्यू इनक्लोज इक्वल टू हाउ मच? क्या लैम्डा इंटू एच लिख दें? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम तो नेट फ्लक्स इक्वल टू लैम्डा एच बाई एप्सिलॉन नॉट, इज इट राइट? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या ये लिख सकते हैं? लैम्डा एच ई 2 पाई आर एच इक्वल टू लैम्डा एच बाई एप्सिलॉन नॉट, एच और एच आपस में कैंसिल, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू व्हाट? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इज इट राइट? इसी को ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ चुके थे, जिसका नाम था लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, मैं बी वहाँ पे ले रहा था, राइट? तो वहाँ पे कितना इंटीग्रेशन करना पड़ा था? दिस इज द ब्यूटी ऑफ गॉस थ्योरम, लेकिन ओनली फॉर व्हाट? विच वन इज मेन कोर? दिस वन। इसका रिस्ट्रिक्शन है, दिस इज ओनली वैलिड फॉर सिमेट्रिकल सिस्टम। अगर यहाँ पे फाइनाइट थ्रेड रहेगा या सेमी इनफाइनाइट तो क्या गॉस थ्योरम लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। हो गया एवरीवन? लैम्डा इंटू एच
आपको बताया था ना कि टोटल चार्ज निकालने के लिए हम लोग लैम्डा क्या है, टोटल चार्ज निकालने के लिए अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ पे है और लेंथ यहाँ से यहाँ इस सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर टोटल कितना लेंथ है जहाँ पे चार्ज है, एच है, तो क्या यूनिट मेथड लिख सकते हैं, यूनिट लेंथ में चार्ज लैम्डा तो एच लेंथ में चार्ज कितना, यूनिटरी मेथड, ऐकिक नियम, तो क्यू इनक्लोज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा इंटू एच। बाकी लोगों को समझ में आ गया ये बात? चलिए इस डायग्राम को हटाएं। तो इन्फाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वर्सेस आर का कैसा ग्राफ रहेगा, हाइपरबोलिक रहेगा, राइट? ठीक हो गया ना एवरीवन? अब सेकेंड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू hollow cylinder which is infinitely long, and charge is, yes, find electric field due to hollow cylinder, solid cylinder या hollow cylinder, hollow cylinder which are infinitely long and charge is uniformly distributed over the surface, and charge is uniformly distributed over the surface, करेक्ट है ना? ऐसे जनरली दिखाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि मुझे सिलेंडर का किनारा नहीं दिख रहा है, इस तरफ और इस तरफ नहीं दिख रहा है, समझे स्टूडेंट? बट ये है इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर। जिसका रेडियस है कैपिटल आर। और चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है एवरीवन? सरफेस पे। नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। इसका मतलब है कि सरफेस का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ में नहीं है, कहाँ पे है? सरफेस। इसका मतलब यहाँ पे क्या लैम्डा लिखें या सिग्मा बोलें? सिग्मा। ये क्या है? कांस्टेंट है, इज इट राइट? अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर व्हिच सरफेस इज यूनिफॉर्मली चार्ज। यहाँ पे दो केस हो सकता है, इनसाइड या आउटसाइड, राइट?
इसका मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड, इज इट करेक्ट? इसका मतलब पहले हम लोग क्या लेते हैं, आर शुड बी लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब अंदर में अब हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक सिमेट्रिकल, तो सिलेंडर आपका जो जिस पे चार्ज है वो बॉडी सिलेंड्रिकल है, तो उसी का सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस कैसा हो सकता है? इज इट क्यूब? इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सिलेंडर, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सिलेंडर। तो जैसा चार्ज का, देखिए अब ट्रिक दे रहा हूँ, जैसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा कोशिश करना है वैसा ही गॉसियन सरफेस बनाए। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे था, तो इसका लाइन को सिमेट्रिकल रखते हुए क्या कर सकते थे, इसका चारों तरफ देख सकते थे, इट इज काइंड ऑफ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो यहाँ भी हम लोग किस टाइप का गॉसियन सरफेस बनाने की कोशिश करेंगे? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, करेक्ट। और जिसका सेंट्रल लाइन कौन रहेगा? ये रहेगा ओरिजिनल सिलेंडर का, राइट? ये मेरा गॉसियन सरफेस है, कौन सा? जिसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बोलिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस गॉसियन सरफेस के इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट इस इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर के लिए ए पॉइंट है, ए पॉइंट डिफरेंट पॉइंट जैसा ट्रीट होगा या ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल पॉइंट, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है। या ऐसे बोल सकते हैं कि सेंट्रल लाइन के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट, क्योंकि ये सेंट्रल लाइन मेरा इनफाइनाइटली लॉन्ग है, राइट? तो इसके लिए ये पॉइंट ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल पॉइंट, इसका मतलब जो पोटेंशियल यहाँ पे रहेगा वही पोटेंशियल यहाँ पे दिखेगा, वही पोटेंशियल। इसका मतलब इस केस में भी मेरा एक कर्व सरफेस क्या है? मेरा कर्व सरफेस इक्विपोटेंशियल है, राइट? दिस इज द रीजन कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सोचेंगे भी तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा सोचेंगे? या तो रेडियली आउटवर्ड, नहीं तो रेडियली इनवर्ड, लेकिन सोचेंगे इसके परपेंडिकुलर, इज इट राइट? ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही क्यों माने, करेक्ट। इसका मतलब है कि यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसे ही रहेगा, तो सर ऐसे क्यों रहेगा? तो यहाँ भी एक सिलेंडर मान लीजिएगा गॉसियन सरफेस का, और इक्विपोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लगाकर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो आपको नहीं था कि सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे तो 90 डिग्री बन जाएगा, और अगर ऐसे सोचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? ऐसे रहेगा। इसका मतलब ये दोनों सरफेस, फ्लैट सरफेस मेरा गॉसियन सरफेस का, इज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पासिंग द फ्लक्स? इसका मतलब इस सरफेस और इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स मेरा क्या होगा? 0, इज इट राइट? तो अगर फ्लक्स पास करेगा भी तो विच सरफेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लक्स? सिलेंडर गॉसियन सरफेस जो मेरा सिलेंड्रिकल शेप का हम लोग सपोज किए हैं, उसका कर्व सरफेस, करेक्ट एवरीवन? बट इसमें फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने वाला कॉन्सेप्ट है कि मैं ऐसा ही क्यों मान रहा हूँ। एक बात होता है कि रटवा देते हैं कि ठीक है मान लीजिए, दूसरी बात है कि इसका लॉजिक है कि ये सारे पॉइंट सिमेट्रिकल है, तो इसका पोटेंशियल सिमेट्रिकल किसके लिए? बिकॉज मेरा सिस्टम इनफाइनाइटली लॉन्ग है इस केस में, तो इस सारे पॉइंट का पोटेंशियल ऑलमोस्ट सिमिलर पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल है, और वो क्या बन रहा है? कर्व सरफेस मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा है। एंड वी नो दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली कट करता है, राइट? तो नेट फ्लक्स के लिए यहाँ पे क्या डायरेक्टली हम लोग लिख दें? E2πr H, just like previous example, correct है everyone? ये किसके अकॉर्डिंग? यहाँ पे इसको डिराइव करने का रिक्वायरमेंट है E.ds फिर से, या दोबारा आप एज प्रीवियस एग्जाम्पल कर लीजिएगा। और अकॉर्डिंग टू गॉस, ये हो गया अकॉर्डिंग टू फैराडे। अकॉर्डिंग टू गॉस क्या हो जाएगा सर? Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। आपके गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज? हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस? जो आपने सपोज किया है, चार्ज तो उसके बाहर है ना भाई। आप गॉसियन सरफेस सिलेंडर के अंदर बनाए हैं, तो बोलिए 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, व्हाट द प्रॉब्लम? 0, राइट? तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड E
2πr/h इक्वल टू 0। इसमें एक क्वांटिटी तो 0 होगा नहीं क्योंकि हम लोग माने हैं, राइट। इसका मतलब 0 क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, करेक्ट। इसका तो व्हाट द कंक्लूजन, इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर व्हिच कर्व सरफेस आर यूनिफॉर्मली चार्ज, तो उस इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। इज इट राइट? ओके, हाँ नहीं, मैंने सपोज किया, मुझे नहीं पता था, तो आउटसाइड रहेगा या इनसाइड, दोनों में से कुछ भी ले सकते थे, ठीक है, करेक्ट। अगर क्योंकि इस केस में जब पता ही नहीं, इतना पता है कि परपेंडिकुलर कट करेगा, ये तो डैम श्योर पता है। एक्चुअली दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, इतना पता है ना कि परपेंडिकुलर कट करेगा, क्योंकि मैंने सिमेट्रिसिटी दिखाया है पॉइंट का। लेकिन आउटसाइड भी हो सकता है, इनसाइड। अगर मेरा इनसाइड की तरफ रहता तो यहाँ पे मैं लिखता -E2πrh, करेक्ट, E.ds में। बट अगर यहाँ पे -E2πrh भी रहता तब भी तो ये 0 हो जाता है, ठीक है, ओके, हो गया ना। तो आज के मैं कैलकुलेट कर दूंगा। इसका मतलब है कि हॉलो सिलेंडर, इन्फाइनेटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, करेक्ट। अब मैं इसी डायग्राम से काम चला रहा हूँ, ठीक है। आप लोग एक दूसरा ड्रॉ कर लीजिएगा, इसको हटाएं। Now if r greater than equal to capital R, तो if r greater than equal to capital R, देन हम लोग एक अगेन एक गॉसियन सरफेस बना रहे हैं। ठीक है ना, क्या यहाँ ये मेरा आप गॉसियन सरफेस है, मेरे गॉसियन सरफेस में दोनों फ्लैट सरफेस और कर्व सरफेस सब पूरा मिलाकर मेरा, बिकॉज गॉसियन सरफेस ओपन सरफेस होता है या क्लोज सरफेस होता है, क्योंकि उसमें हम मुझे क्यू इन क्लोज करना है, राइट। अब सेम सिचुएशन, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली दिखा सकते हैं? अब इस बात के लिए मैं एग्री कर सकता हूँ कि परपेंडिकुलरली दिखाएंगे, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्स करता है, इस कॉन्सेप्ट से तो बोल सकते हैं। और दूसरी बात, क्या इस पे परपेंडिकुलर दिखा सकते हैं एवरीवन? क्यों परपेंडिकुलर दिखाएंगे? क्योंकि सर ए इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो उसके लिए ए पॉइंट इस कर्व सरफेस का जो रेडियस इज स्मॉल आर, उस कर्व सरफेस के हर पॉइंट इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए सिमेट्रिकल पॉइंट रहेगा, तो ऑलमोस्ट पोटेंशियल सेम रहेगा, राइट। बिकॉज सेंट्रल लाइन से सेम डिस्टेंस पे है, सेंट्रल लाइन से सेम डिस्टेंस पे है, सेंट्रल लाइन से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस भी आर। अब यहाँ का अगर ये पॉइंट सोच रहे हैं तो मान लेते हैं मैं इसी को इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए मिडिल पॉइंट मान लूंगा, बीच का पॉइंट, करेक्ट। इस तरीके से तो बोल सकते हैं कि हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा, तो पूरा सरफेस ही क्या बन जाएगा, इक्वी पोटेंशियल, इज इट राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए, बोलिए मैं सरफेस का डायरेक्शन ऊपर की तरफ क्यों दिखाता हूँ, तो वॉल्यूम के लिए सर आपने डायरेक्शन लेने के लिए बोला है अवे फ्रॉम द वॉल्यूम, राइट। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए रहेगा फ्लैट सरफेस के लिए, और सरफेस का डायरेक्शन एन डैश। क्या ए आपस में परपेंडिकुलर होगा? इसका तो इस केस में भी इज इट फ्लैट सरफेस रिस्पॉन्सिबल, फ्लैट सरफेस से क्या फ्लक्स पास करेगा? नहीं करेगा, तो फिर विच सरफेस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल? ओनली कर्व सरफेस, इज इट राइट।
तो क्या डायरेक्टली फ्लक्स के लिए लिखते हैं E2πRH, E2πRH, इट राइट? ओके, ये किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे? फैराडे, राइट? और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, मेरे गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना आएगा? तो सर यहाँ पे Q इनक्लोज्ड के लिए चार्ज कहाँ पे है? किसके सरफेस पे? मेरा इनफाइनाइटली हॉलो सिलेंडर जो था वो, राइट? क्या लिखें बोलिए तो? वेरी गुड, सिग्मा 2 पाई कैपिटल RH, इज इट राइट? ये समझ में आया किसी सबको? ये मैंने कौन सा सरफेस लिया? सिलेंडर का कर्व सरफेस, जो मेरा ओरिजिनल सिलेंडर था, जिसकी वजह से हम लोग डील कर रहे हैं, राइट? ये सिग्मा इसका दिया हुआ था भाई, यहाँ पे चार्ज था, राइट? देन इन दोनों को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर मिलाते हैं तो क्या लिख सकते हैं? E2πRH इक्वल टू सिग्मा 2πRH। जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर दीजिए, तो H और H कैंसिल हो गया, करेक्ट? 2 पाई कैंसिल हो गया। अब बोलिए क्या लिखिएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, सॉरी बाय एप्सिलॉन नॉट भी तो रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा इंटू R और डिवाइडेड बाई स्मॉल r। हो गया ना? यहाँ तक आइए। और एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। पहले इसको शॉर्ट नोट्स में कर लीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ देखिए एवरीवन, मेरा सिलेंडर का जो आउटर सरफेस है, नहीं लगा इस मार्कर का आउटर सरफेस जस्ट लाइक सिलेंडर का कर्व सरफेस इसके जैसा, करेक्ट? और यहाँ से इस पूरे सिलेंडर के कर्व पे अगर मैं बोला कि मैं 20 माइक्रोकूलम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मेरा ये सिलेंडर है, इसे कर्व सरफेस पे सिर्फ रखे हैं, फ्लैट नहीं, ऊपर और नीचे नहीं, सिर्फ कर्व सरफेस पे मैं 20 माइक्रोकूलम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अगर मैं बोला कि मेरा सिलेंडर का टोटल लेंथ 5 मीटर है, कितना? तो इस सिलेंडर के सरफेस पे पर यूनिट लेंथ मैंने कितना डाला? सिलेंडर के सरफेस पे पर यूनिट लेंथ भी तो निकाल सकते हैं भाई। यहाँ से यहाँ तक का मैंने डाला 20 माइक्रोकूलम, अरे पूरा लेंथ कितना है? सर डाला कर्व सरफेस पे, बट किसी भी चीज़ का कर्व सरफेस में हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं ना, पर यूनिट लेंथ कितना आ रहा है। मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया सरफेस पे, वो है 20 माइक्रोकूलम, और मुझे चाहिए वो वैल्यू पर यूनिट लेंथ के टर्म में, तो क्या करेंगे? टोटल चार्ज को लेंथ से डिवाइड कर देंगे, राइट? तो टोटल चार्ज कितना है कर्व सरफेस पे? 20 माइक्रोकूलम, लेंथ कितना है? 5 मीटर, 20 माइक्रोकूलम बाई 5, ओके। पर यूनिट लेंथ, ऐसे लेंथ को कट कर रहे हैं, राइट? पर यूनिट लेंथ 4 माइक्रोकूलम आ रहा है, राइट? इसका मतलब है कि सिलेंडर के कर्व सरफेस पे भी हम लोग पर यूनिट लेंथ भी चार्ज निकाल सकते हैं। तो इसी चीज को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते थे, यहां से यहां तक? किसी को प्रॉब्लम है? ओके एवरीवन, ये क्या है देखिए तो,
ये टोटल क्या था सर, ये टोटल क्यू इनक्लोज था, राइट। ये टोटल क्या था, क्यू इनक्लोज्ड, और डिवाइडेड बाई, बिना कुछ किसी को कैंसिल किए हुए क्या आप ये लिख पाते, 2πr/h एप्सिलॉन नॉट, इक्वल करने के बाद कैंसिल नहीं करते, मतलब देखने का एक और पॉइंट ऑफ व्यू, और इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई h बाई 2πr एप्सिलॉन नॉट, 2π एप्सिलॉन नॉट r, ऐसे लिख सकते हैं सर। एक ही बात है, जो चीज़ यहाँ पे कट कुट के आया था उसी को हम लोग यहाँ से इस तरीके से देखने का कोशिश कर रहे हैं, एग्री ना। बट इसको ध्यान से पढ़िए, क्या है सर, ये बन जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन सिलेंडर का कर्व सरफेस, राइट। इसको क्या हम लोग पढ़ सकते हैं, इक्वल टू लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट r, जहाँ पे लैम्डा यहाँ पे क्या है, लैम्डा, तो लैम्डा का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ है, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन द कर्व सिलेंडर है, सिलेंडर का सरफेस, राइट। सर इतना करने का रिक्वायरमेंट क्या था, इतना करने का रिक्वायरमेंट सिर्फ ये था कि इसको बिल्कुल इस एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है मानो आउटर पॉइंट के लिए, सिलेंडर के बाहर के पॉइंट के लिए, दिस वन जस्ट बिहेव लाइक ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द लाइन, क्योंकि लाइन के लिए जिससे पहले का एक्सप्रेशन दिए थे, व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इन्फाइनिटली लॉन्ग थ्रेड, वैसा ही तो कुछ एक्सप्रेशन बाहर के इस सिलेंडर के लिए, बाहर के पॉइंट के लिए दिख रहा है। इसका मतलब रिजल्ट ऑलमोस्ट सिमिलर, लुक्स लाइक व्हाट, रिजल्ट सिमिलर टू व्हाट, इनफाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड। ऐसा लग रहा है मानो सारा कर्व सरफेस का चार्ज, कर्व सिलेंडर को भूल गया, सारे कर्व सरफेस का चार्ज एक लाइन पे है, वो लाइन क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग थ्रेड, क्योंकि रिजल्ट उससे मैच कर रहा है, राइट। नहीं समझे आप लोग, कैसे हम लोग बोलते थे कि हॉलो स्फीयर पे या सॉलिड स्फीयर के लिए, बाहर के पॉइंट के लिए टोटल चार्ज बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज, मैं नहीं बोला पॉइंट बन गया, बट बिहेव लाइक ए, ये रिजल्ट सिमिलर मिलता था पॉइंट चार्ज के जैसा, राइट। ये याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिजल्ट सिमिलर टू व्हाट, इनफाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड, करेक्ट ना एवरीवन। बस ये इस बात का याद रखिएगा कि यहाँ पे लैम्डा क्या है, यहाँ पे लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन द सिलेंडर, राइट, सिलेंडर के लेंथ के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे चार्ज सिर्फ लाइन पे थ्रेड पे डिस्ट्रीब्यूट था कर्व सरफेस पे ही, उसी को मैं चार्ज पर यूनिट लेंथ के टर्म में कन्वर्ट कर लिया हूँ, होगा। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या दिया, इसी लाइन पे रखा, राइट। इसका मतलब है कैपिटल आर के जस्ट इनसाइड तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, और जस्ट आउटसाइड ऑल ऑफ सडन एक सर्टेन वैल्यू मिलेगा। इसमें आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट कर देंगे, राइट। इसका मतलब आपको नहीं था कि सिलेंडर के, जो मेरा हॉलो सिलेंडर का सरफेस है उसका दो सरफेस, एक इनर सरफेस एक आउटर सरफेस, इनर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, आउटर सरफेस पे ऑल ऑफ सडन आर इक्वल टू कैपिटल आर। इसका मतलब बहुत बड़ा डिसकंटिन्यूटी, राइट। और यहाँ पे वैल्यू कितना सर, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा, बोलिए भाई, लैम्डा बाई 2π r, करेक्ट ना। और लैम्डा पता चल जाएगा ना, अगर लैम्डा नहीं भी पता चलता है तो टेंशन की बात नहीं है,
चलिए यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो तो जस्ट ये याद करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट में कट कुट कर जो एक्सप्रेशन आया था वो क्या था, अगर लैम्डा के टर्म में नहीं रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कट कुट कर क्या था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। कैपिटल स्मॉल आर, करेक्ट ना। अब यहाँ पे आर इक्वल टू कैपिटल आर, आर इक्वल टू कैपिटल आर करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद आर इंक्रीजेज तो पूरा वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज। ये तो इट इज दिस क्वांटिटी जस्ट लाइक ए कांस्टेंट ना, के बाई आर के जैसा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कहाँ पे रहेगा, सरफेस, सिलेंडर के सरफेस पे, आउटर सरफेस पे, इनर पे तो जीरो ही रहेगा। और वहाँ के बाद अगर इसके टर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इसके टर्म में ही रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कितना रहेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कहाँ पे, आर इक्वल टू कैपिटल आर पे, उसके बाद हाइपरबोलिक डिक्रीज करेगा। तो ग्राफ आपका पूरा ग्राफ क्या हुआ, एक डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं, सेंट्रल लाइन से, ज्योमेट्रिकल एक्सिस ऑफ द सिलेंडर से, राइट। तो पूरा ग्राफ आप क्या है, यहाँ देखिए पूरा ग्राफ ये है भाई, ठीक है, सिर्फ एक ग्राफ है या यहाँ से लेकर ये पूरा ग्राफ है, अरे बहुत बड़ा डिसकंटिन्यूटी था, करेक्ट। समझ गए एवरीवन। चलिए तो अब तो डेरिवेशन अगर आता है और हॉलो सिलेंडर के लिए तो क्या आपसे डिराइव हो जाएगा, और शॉर्ट नोट्स में इस फॉर्मेट में भी रखिएगा, ये याद रखिएगा कि हाँ ऐसा ही इक्वेशन आता था सिमिलर, लेकिन अंदर के लिए या बाहर के लिए, बाहर के लिए। लिखिए देखिए एवरीवन, यहाँ देखिएगा, इसका लेंथ है 20 मीटर, करेक्ट। यहाँ से यहाँ तक 40 kg मास है, करेक्ट ना। यह सॉलिड रॉड है। अब समटाइम्स मुझे चाहिए डेंसिटी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मास पर यूनिट लेंथ क्या है, मतलब 1 मीटर में कितना मास आएगा, ऐसा भी तो कहीं पे कैलकुलेशन का रिक्वायरमेंट हो सकता है ना कि 1 मीटर में कितना मास आया, राइट। इसका मतलब है कि मुझे थोड़ा डर लगता है कि जैसे ही मैं लैम्डा लिखता हूँ तो हो सकता है कि आपको लगे अच्छा यहाँ तो सर आपने सॉलिड बोला, अब बोला कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम, तो लैम्डा क्लियर है, ले सकते हैं, ये बताने का अपना एक तरीका है। हो सकता है मुझे लैम्डा के टर्म में रिप्रेजेंट करने का मन कर रहा है, राइट, ये भी तो हो सकता है।
दिस इज द रीजन कि यहाँ पे लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, किसका, इनसाइड द सिलेंडर। मेरा चार्ज यहाँ पे सिलेंडर के अंदर ही है, चार्ज मेरा कहाँ पे है एवरीवन, मेरा चार्ज यहाँ पे है वॉल्यूम में, राइट। मैं डायग्राम बनाऊंगा बढ़िया से, लेकिन यहाँ और इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे 1 मीटर में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, 1 मीटर में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा या सेम ही मिलेगा। तो 1 मीटर में अगर टोटल चार्ज निकाल रहे हैं तो उसको क्या चार्ज पर यूनिट लेंथ भी तो बोल सकते हैं इनसाइड द सिलेंडर, करेक्ट। इसमें भी दो केस बनेगा, कौन कौन सा, इनसाइड द सिलेंडर एंड आउटसाइड द सिलेंडर। लिख लिया वहां पे, हो गया। डायग्राम बनाइए। देखिए, मैं एक ज्योमेट्रिकल एक्सिस जो मेरा ओरिजिनल सिलेंडर है उसी का कॉन्सेंट्रिक मैं एक गॉसियन सरफेस बनाया जिसका शेप सिलेंडर के जैसा है, राइट, कुछ रेडियस इज स्मॉलर एंड हाइट इज एच। ओके स्टूडेंट, तो इस केस में Q इनक्लोज्ड क्या लिखेंगे, क्या Q इनक्लोज्ड इक्वल टू अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन लैम्डा इंटू एच लिख सकते हैं। तो सर अगर ऑप्शन में रो के टर्म में दिया रहेगा तो, बिकॉज यहाँ तो चार्ज वॉल्यूम में है, तो लैम्डा दिया रहेगा तो क्या रो भी निकाल लेंगे, लैम्डा दिया रहेगा तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रो। इज इट ओके, मैं दिखा दूंगा कैसे रो निकालते हैं, समझे एवरीवन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या नेट फ्लक्स के लिए लैम्डा इंटू एच बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर से सेम बात, यहाँ देखिए, यहाँ का हर जगह का पोटेंशियल तो सेम रहेगा ना ड्यू टू सिमेट्रिसिटी,
क्योंकि चीज़ें इनफाइनाइट है, राइट। Yes, sir. इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करेंगे जस्ट लाइक दिस, तो क्या फ्लैट सरफेस फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा? No, sir. रिस्पॉन्सिबल मन लगा के ड्रॉ कीजिएगा। तो क्या फ्लक्स के लिए हम लोग E 2πRH डायरेक्ट लिख दें? Yes, sir. एवरीवन लिखे या नहीं लिखे? लिख सकते हैं क्या? ओके कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अब क्या इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आके अटेंडेंस देके चले जाते हैं। बहुत ही ख़राब बात है, बहुत डिसअपॉइंटेड बात है। भाई चीज़ों से फाइट करना सीखिए, हमेशा चीज़ें आसान नहीं होता है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखे हैं? E 2πRH इक्वल टू लैम्डा H बाई एप्सिलॉन नॉट, इज इट राइट? Yes, sir. H और H कैंसिल, देन E इक्वल टू कितना? Lambda by 2 pi epsilon naught. लैम्डा बाई 2 pi epsilon naught. 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, करेक्ट। कहीं पे कुछ छूट गया है क्या? देखिए तो ऐसा ही है। मेरा मिस्टेक पकड़िए। मेरा मिस्टेक क्या है, कहाँ पे है? देख, नहीं वो तो सही है, सरफेस ही लेते हैं। E.ds निकालते हैं, इंटीग्रेशन सरफेस का होता है, राइट। मैंने गलती कर दिया क्यू इनक्लोज्ड के लिए, क्योंकि मेरा यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ पूरे ओरिजिनल सिलेंडर का था, राइट। तो क्या इसके अंदर का भी चार्ज पर यूनिट लेंथ वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, राइट। मेरा मिस्टेक पकड़े कि नहीं पकड़े आप लोग? मैंने जो लैम्डा दिया था वो ओरिजिनल सिलेंडर का चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया था, राइट। Yes, sir. लेकिन यहाँ पे जो मुझे क्यू इनक्लोज था वो तो इस सिलेंडर के अंदर का लेना था, करेक्ट। Yes, sir. तो ये मेरा ओरिजिनल सिलेंडर का चार्ज पर यूनिट लेंथ और मेरा वाला सिलेंडर का चार्ज पर यूनिट लेंथ इस केस में सेम रहेगा या अलग रहेगा? अलग. अलग रहेगा, करेक्ट ना। तो फिर यहाँ पे कैसे निकलेगा? कोई बात नहीं है भाई, यहाँ देखिए,
ये क्या है सर? आपने निकाल दिया रो। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, करेक्ट। हम लोग क्या निकाल लिए? तो इसका लैम्डा इंटू एच, लैम्डा इंटू एच बाई पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट। इसका मतलब एच और एच कैंसिल। एक क्या है मेरा एक्चुअली चार्ज, मुझे इसके अंदर का चाहिए। तो यहाँ पे एक काम तो कर सकते हैं ना, क्यू इनक्लोज के लिए। क्यू इनक्लोज के लिए रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच तो लिख सकते हैं एवरीवन। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, राइट। रो नहीं दिया हुआ है, रो निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? रो यहाँ पे ये बोल सकते हैं, या टोटल चार्ज मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का रो कांस्टेंट है, तो ओरिजिनल सिलेंडर का अगर कहीं पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सारे वॉल्यूम का, यहाँ देखिए डेंसिटी अगर कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी अगर किसी भी मटेरियल का कांस्टेंट रहेगा, यहाँ देखना है पहले समझ लीजिए, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा तो पूरा टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम कीजिए, तब जो डेंसिटी मिलेगा। और छोटा सा वॉल्यूम लीजिए और यहाँ का मास बाई यहाँ का वॉल्यूम, अलग डेंसिटी होगा या सेम ही होगा? सेम होगा। तो अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में यूनिफॉर्म है तो पूरे वॉल्यूम ले लें, उसका पूरा चार्ज या पूरा वॉल्यूम लें, या एक फाइनाइट वॉल्यूम लेकर उसका चार्ज ले लें। अलग रो मिलेगा या सेम रो मिलेगा? सेम रो मिलेगा, बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट। तो यहाँ पे रो के लिए क्या हम लिख सकते थे? रो के लिए कितना सर? आप रो के लिए यहाँ से यहाँ तक ओरिजिनल सिलेंडर का लीजिए, लैम्डा इंटू एच। लैम्डा इंटू एच क्या है? यहाँ से देखिएगा, लैम्डा इंटू एच, जिसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ए वाला सेक्शन, करेक्ट। ठीक है ना? Yes, sir. और डिवाइडेड बाय, बोलिए, पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट। एच और एच आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना एवरीवन? Yes, sir. और यहाँ पे पुट कर देते हैं तो कितना रहेगा? लैम्डा बाई पाई आर स्क्वायर, करेक्ट, इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई और पाई कैंसिल, तो कितना बचेगा? लैम्डा बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर एच। इज इट राइट? Yes, sir. ठीक है ना? दिस इज माई क्यू इनक्लोज्ड। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. हाँ ना, बोलिए भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल भी है। अब बड़ा आप लोग टायर्ड हो जाते हैं क्लास करते करते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता मुझसे। ठीक है, तो अब फ्लक्स के लिए क्या लिखेंगे? बोलिए, मैंने वापस मुड़ के क्यों दिखा कि क्यों ऐसा कुछ रॉन्ग लग रहा है? Result, sir. नहीं, रिजल्ट सेम नहीं। मुझे लग रहा था कि ऐसा कैसे है कि चार्ज जब जैसे यहाँ से आर बढ़ेगा अंदर में, तो उसके अंदर चार्ज बॉडी के अंदर चार्ज ज़्यादा हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो रहा है। ये मुझे लग रहा था कहीं पे एक डाउटफुल पॉइंट, अनयूजुअल लग रहा था कि चार्ज बॉडी के अंदर चार्ज ज़्यादा हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो रहा था। तो वहाँ से मुझे लगा कि शायद कहीं पे मिस्टेक हो गया है। तो अब क्यू इनक्लोज के लिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा बाई आर स्क्वायर इंटू एच। करेक्ट है एवरीवन? अब डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट ना? Yes, sir. और ए वाला सेक्शन तो सही था, ये सेक्शन सही था, ई टू पाई आर एच। इज इट राइट? Yes, sir. क्यू इनक्लोज निकालने में, क्योंकि हम लोग जो फैराडे से निकालते हैं उसके लिए ई डॉट डी भी लेते हैं या ई डॉट डी एस, सरफेस ही लेते हैं, राइट? Yes, sir. तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ई टू पाई आर एच इक्वल टू एच सी वर्मा का प्रॉब्लम में सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसा प्रॉब्लम है एच सी बी में, समझ गए? एच और एच आपस में कैंसिल, आर स्क्वायर से आर कैंसिल, एक आर यहाँ बचा रहेगा, करेक्ट ना? Yes, sir. ई इक्वल टू वाट? लैम्डा वाई, एक एप्सिलॉन नॉट भी तो था यहाँ पे, Yes, sir. ई बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आर। इज इट करेक्ट?
ब्रैकेट आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या है डिस्टेंस के साथ फ्रॉम ज्योमेट्रिकल एक्सिस, इट इज़ लीनियरली इंक्रीजिंग, राइट? Yes, sir. इट इज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, करेक्ट ना? Yes, sir. यहाँ तक आइए। यस, हाँ हाँ, नहीं नहीं, एक कुछ ऐसा मिस्टेक हो गया था नीलांजन की, एक कोई रॉड है ना, इसका लेंथ 10 मीटर है और मास 40 केजी है, तो ये पूरा इसके लिए मास दिया हुआ था, राइट? करेक्ट ना? अब हम लोग जो यहाँ पे निकाल रहे थे गॉसियन सरफेस, वो ऐसा कर दिए थे, करेक्ट? तो इसके अंदर इसका पर चार्ज पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, इस पूरे बड़ा वाला सिलेंडर का मास पर यूनिट लेंथ सेम रहेगा या अलग अलग दिखेगा? अलग अलग दिखेगा ना। डेंस रो सेम रहेगा, यहाँ का रो सेम रहेगा, बट मास पर यूनिट लेंथ इसके अंदर का, अरे यहाँ से ऐसा एक सिलेंडर पतला सा रॉड निकालते हैं तो इसका मास पर यूनिट लेंथ, एक मोटा सा रॉड रहता है उसका मास पर यूनिट लेंथ, इवन इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट, सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? ऑब्वियसली डिफरेंट रहेगा। घर बनाने वाला जो रॉड रहता है ना, छड़ सरिया, एक पतला सा, दोनों का दो छड़, दो है, एक बड़ा रेडियस का R1 और एक छोटा रेडियस का, दोनों का डेंसिटी सेम है, बट मास पर यूनिट लेंथ किसका ज़्यादा दिखेगा? जो मोटा है। Yes, sir. यस, वही डिफरेंस हो रहा था यहाँ पे, ठीक समझ गए? अभी समझ में आ गया ना? चलिए अब यहाँ पे आप लोग डायग्राम मत बनाइएगा, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, बाहर में एक गॉसियन सरफेस लेंगे, ठीक है? लेकिन बाहर में गॉसियन सरफेस के लिए यहाँ देखिएगा, चार्ज तो अंदर ही रहेगा ना स्टूडेंट, Yes, sir. और यहाँ से यहाँ तक मेरा ए रेडियस, ये जो यहाँ से ये मेरा आर है, क्या यहाँ पे चार्ज रहेगा या इतना दूर में? क्या यहाँ पे चार्ज रहेगा या वैक्यूम रहेगा, खाली जगह? खाली है ना। Yes, sir. इसका मतलब है कि इसके अंदर, अब यहाँ पे बड़ा वाला जो मेरा गॉसियन सरफेस रहेगा, ये मेरा गॉसियन सरफेस है, राइट? तो मेरे गॉसियन सरफेस में चार्ज पर यूनिट लेंथ और ओरिजिनल सिलेंडर का चार्ज पर यूनिट लेंथ डिफरेंट दिखेगा या सेम दिखेगा? सेम दिखेगा, राइट? Yes, sir. वजह, ये तो मेरा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, तो इस ये और ये मेरा बाहर है, तो इसके अंदर तो चार्ज वही रहेगा ना जो यहाँ पे चार्ज रहेगा ओरिजिनल में, यहाँ पे, करेक्ट? इसलिए इस केस में हम लोग करेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब इस केस में अगर यहाँ पे लेंथ हाइट h लेते हैं तो Q इनक्लोज के लिए आप लिख सकते हैं। आप मेरे बात को सब लोग समझ गए? नहीं समझे तो मैं दोबारा रिपीट करूँगा। Yes, sir. अगर मेरा गॉसियन सरफेस जो इमेजिनरी सिलेंडर बना रहे हैं वो अगर मेरा इस ओरिजिनल सिलेंडर के बाहर है, तो उस केस में ओरिजिनल सिलेंडर का चार्ज पर यूनिट लेंथ और मेरे सिलेंडर का चार्ज पर यूनिट लेंथ डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम। तब Q इनक्लोज लैम्डा इनटू h करेंगे, करेक्ट ना? Yes, sir. तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? लैम्डा h बाई एप्सिलॉन नॉट, और अकॉर्डिंग टू फैराडे क्या रहेगा? E 2 पाई R h, समझ गए?
दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, तब कितना होगा ई 2πr/h इक्वल टू लैम्डा h बाई एप्सिलॉन नॉट, h और h कैंसिल, देन ई इक्वल टू लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट नहीं था कि बाहर के पॉइंट के लिए अगेन रिजल्ट बिल्कुल लुक्स लाइक सिमिलर टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड, इज इट राइट? ऐसा लग रहा है कि पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम का चार्ज एक लाइन पे आके बैठ गया है, राइट? हॉलो सिलेंडर, इन्फाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड, हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर के लिए बाहर के पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा अलग अलग आ रहा है, आप डिटो सेम आ रहा है। अब बोलेंगे ही नहीं, इतना बढ़िया रिजल्ट है, सेम ही है ना। एक याद रखिएगा, सबका रिजल्ट याद रहेगा, करेक्ट? चलिए अब एक मिनट, ए एक्सप्रेशन किसके लिए? आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर। और ए एक्सप्रेशन किसके लिए? इस एक्सप्रेशन में स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा, और उसमें आर इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, जो वैल्यू मिलेगा डिफरेंट है या सेम है? बोलिए। ये भाई ये पूछा हुआ है, एडवांस तक क्वेश्चन पूछा हुआ है, मजाक नहीं करना है, सेम है ना। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फंक्शन का ग्राफ रहेगा वो कंटिन्यूस रहेगा आर इक्वल टू कैपिटल आर पर, इज इट राइट? लिख लीजिए। हो गया। अब अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, किसका ग्राफ? व्हेन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम, तो कहाँ से कहाँ तक लीनियर इक्वेशन रहेगा? पासिंग थ्रू ओरिजिन, अंदर के पॉइंट के लिए। अरे डिस्टेंस में कहाँ से मेजर करता हूँ? ज्योमेट्रिकल एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, समझते हैं ज्योमेट्रिकल एक्सिस ऑफ द सिलेंडर? एक्सिस पासिंग थ्रू द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेंडर का, एंड बिल्कुल बीच से जो पास कर रहा है सेंटर, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ज्योमेट्रिकल एक्सिस ऑफ द सिलेंडर का मतलब होता है कि एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, ठीक है? दिस इज कॉल्ड व्हाट? ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से कैसा ग्राफ रहेगा? यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, और यहाँ के बाद हाइपरबोलिक, करेक्ट? दिस इज द ग्राफ। समझ गए एवरीवन? तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ रहेगा स्टूडेंट? मैक्सिमम इंटेंसिटी सर सरफेस पर रहेगा, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड सरफेस पे। और ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग स्मॉल आर अंदर के लिए स्मॉल आर का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, चार्ज का अमाउंट बढ़ रहा था, राइट? ये दिखा दीजिएगा। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बन जाएगा। चलिए, हो गया ना? इसको हटाएं। यहाँ पे वैल्यू कितना है? ठीक है ना? इसको हटा रहा हूँ। अब सबसे आसान, बाय अप्लाइंग गॉस लॉ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
नाइट्रोजन का प्रिपरेशन का 5 रिएक्शन बोलना है जल्दी से फटाफट, तब तक मैं ब्रेक लेता हूँ। बोलिए एनीवन, कॉपी बिना देखे हुए। बिना कॉपी नोटबुक देखे हुए। मैं बोलता हूँ, देखिए मैं भी नहीं देख रहा हूँ। मैं बताता हूँ, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट एक मेथड हो गया। दूसरा मोस्ट फेवरेट अमोनियम डाइक्रोमेट, करेक्ट। तीसरा अल्ट्रा प्योर वाला सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड। उसके बाद एक अमोनिया प्लस Cl2, अमोनिया एक्सेस तो रहेगा N2 प्लस NH4Cl, राइट। और दूसरा में अगर N अमोनिया और Cl2 एक्सेस तब नाइट बनना तो चाहिए नाइट्रोजन, बट NCl3 बन जाता है, राइट। नेक्स्ट अमोनिया प्लस कॉपर ऑक्साइड हीट करेंगे तो नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा, वहाँ से हाइड्रोजन पुल करेगा, नाइट्रोजन प्लस H2 होगा सर मेटालिक कॉपर, राइट। अमोनिया प्लस ब्लीचिंग पाउडर हो गया ना। चलिए कितना आसान तो है, सब हो गया। मतलब भाई ऐसे रट जाना है पागल की तरह। मतलब एक्चुअल में जितना नोटबुक मेरा मोटा वाला है इनऑर्गेनिक का, उसका एक एक पेज का एक एक रिएक्शन ऐसे ही इंटेंशनली नहीं, इतना हाई कॉन्फिडेंस से पढ़ा गया है कि याद हो जाता था। और उस पर 100-200 ऑब्जेक्टिव बना लिए, कहानी खत्म, बस इतना सही बन जाएगा और कहाँ से पूछा जाएगा। हाँ, ये होता ना बेचैन आत्मा, वैसे पढ़िएगा तो नहीं होगा। बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन से एकदम अपने आप को 100% डालकर पढ़ रहे हैं, तो बस वही काम कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ ही रहे हैं। बगल से कोई गुजर गया अभी तो पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा केयर कर रहे हैं कौन बगल से गुजर रहा है, पढ़ कर रहे गुजर कौन रहा है, तब तो नहीं होगा। ओके एक पॉइंट चार्ज है, राइट। तो बोलिए किसी पॉइंट के लिए सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस क्या हो सकता है। तो सर सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस और स्फेरिकल सबसे बेस्ट रहेगा, राइट। ये तो आप लोग ऐसे जानते भी हैं। और इस पॉइंट चार्ज के लिए ए पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा ना, ड्यू टू सिमेट्रिकल सिस्टम। और अगर क्यू पॉजिटिव है तो यहाँ का ds का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। मैं टास्क ही दे दिया गया था कि गॉस लॉ से ही बनाना है, राइट। तो क्या फ्लक्स के लिए लिख सकते हैं E 4πr² E डॉट ds है। डी फाई के लिए देखिए भाई थोड़ा तो रिप्लाई करना है सबको। डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, मतलब ई डी एस कॉस 0, करेक्ट। तो फाई इक्वल टू क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस ई 4πr², करेक्ट ना। ये कहाँ से आया, इट गॉस रिजल्ट या इट इज फैराडे। और गॉस थ्योरम से क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। सर ये तो दुनिया का सबसे आसान काम हो गया। तो ई 4πr² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देन ई इक्वल टू कितना, क्यू बाई 4πr², इज इट राइट। ठीक है, इसको हटाया जाए एवरीवन।
अब लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। आप क्या करते हैं कि ऐसा ही सिस्टम दिया जा रहा है जिसके चारों तरफ सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया जा सकता है, ये राइट? Yes, sir. हेमिस्फीयर नहीं बोल रहा हूँ, हॉलो स्फीयर बोल रहा हूँ, कंप्लीट करेक्ट। Yes, find out the electric field due to uniformly charged hollow sphere at inside point and outside point. At inside point and outside point. हो गया ना? मतलब सिग्मा कांस्टेंट है, राइट? और टोटल चार्ज निकाल लीजिएगा सरफेस पे, टोटल चार्ज एट द सरफेस सर सिग्मा इंटू 4πr² कर लेंगे, राइट? दिस इज टोटल चार्ज, करेक्ट ना? Yes, sir. बट अभी मैं केस ले रहा हूँ r लेस देन इक्वल टू कैपिटल R के लिए। बिकॉज शेप था स्फेरिकल, इसलिए मैं हम लोग अंदर में एक गॉसियन सरफेस तो बना रहे हैं, बट स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ही बना रहे हैं, कुछ रेडियस इज स्मॉलर। करेक्ट है एवरीवन? ये मेरा गॉसियन सरफेस है, ठीक है ना? अभी यहाँ पे गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं, आगे चलकर मैग्नेटिक फील्ड में इसके जैसा ही एक बिल्कुल डिट्टो इसका छोटा भाई, यहाँ पे बोल रहे हैं क्यू इनक्लोज्ड। आगे चलकर मैग्नेटिक फील्ड में बोलेंगे आई इनक्लोज्ड। क्या बोलेंगे? करंट इनक्लोज्ड, करेक्ट? और यहाँ पे एक बोल रहे हैं गॉसियन सरफेस, वहाँ पे बोलेंगे एम्पियर से एम्पेरियन लूप, एम्पियर्स लॉ, एम्पेरियन लूप। लूप मतलब सिर्फ सर्किल, करेक्ट? Yes, sir. घेरा। यहाँ पे बोल रहे हैं सरफेस, वहाँ पे बोलेंगे लूप, करेक्ट? चलिए अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, सेंटर के रेस्पेक्ट में ए पॉइंट पोटेंशियल वाइज डिफरेंट पोटेंशियल का पॉइंट रहेगा या सेम रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर? तो सर सेंटर के रेस्पेक्ट में तो सिमेट्रिकल पॉइंट है ना, सेम डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल तो सेम होना चाहिए, राइट? बिकॉज चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म है, करेक्ट? एटलीस्ट इतना तो कॉपरेट कर सकते हैं आप लोग। इसका मतलब कि यहाँ पे पोटेंशियल निकाले नहीं है, बट इतना तो बोल सकते हैं कि सर ये सरफेस जो आप बनाए हैं, ये एटलीस्ट इस सरफेस का हर पॉइंट सेंटर के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल पॉइंट है, तो हर जगह पोटेंशियल सेम ही रहेगा। मतलब ये सरफेस कैसा सरफेस रहेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा, करेक्ट ना? पहले नहीं बोल देना है, ऐसे आप लोग तो अंदर में सोच ही रहोगे मन में कि सर ये तो पहले से ही पता है, अंदर में भी कांस्टेंट रहता है, राइट? आई 0 रहता है, ये पहले से जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में, राइट? आप लोग को नहीं पता है कि पहले से ड्राइव कर चुके हैं? अंदर में E0 अभी कांस्टेंट, अभी का वैल्यू कितना? Q/4πε0 कैपिटल R, राइट? ये तो पहले से रिजल्ट पता है। अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, करेक्ट? और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जी कहाँ तक फैला हुआ है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स? सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक, जिसका वैल्यू Q²/8πε0 R, Q², राइट? ओके, बट एटलीस्ट यहाँ पे ये बात बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर रहेगा इस सरफेस पे। यहाँ पर ds लेते हैं तो ds का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहेगा। अब यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं सर अंदर क्यों ले रहे हैं, तो अंदर या बाहर दोनों ले सकते हैं, बट यहाँ पे क्या रहेगा? सरफेस पे परपेंडिकुलर रहेगा, करेक्ट? Yes, sir.
तो सरफेस का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या यहाँ बोल सकते हैं, नेट फ्लक्स इक्वल टू ई, और आगे क्या 4πr²। बोलिए कैसे? तो सर पहले डिफाई निकालेंगे, डिफाई के लिए ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस के लिए ई डी एस कॉस जीरो करेंगे, और कॉस जीरो का वैल्यू 1, तो हो जाएगा ई डी एस, और इंटीग्रेट करेंगे तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। ई को बाहर ले लीजिए, क्योंकि सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, राइट। और पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, ई 4πr², इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड गॉस थ्योरम से क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने जो गॉसियन सरफेस बनाया उसके अंदर कितना चार्ज, 0, तो 0/ε इक्वल टू 0। फर्स्ट और सेकेंड को मिला दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कितना हो जाएगा, ई 4πr² इक्वल टू 0। मतलब ये तो 0 होगा नहीं क्योंकि आपने माना है, तो इसका मतलब ये 0 है, राइट। तो एक अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 हो गया ना। Yes, sir. और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है, मतलब अंदर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, जी राइट। ई 0 तो भी क्या हो गया, कांस्टेंट। इसको हटाएं, Yes, sir. इन सब एक्सप्रेशन में तो मुझसे आगे आप लोग को निकलना चाहिए, ऑलरेडी सब कुछ पहले से किया हुआ है, राइट। हटाएं शुभांकर, मेरे क्लास फिजिक्स क्लास और आर के सर के बीच के क्लास के बीच में क्या हाफ एन आवर गैप सही है, या 1 आवर का जो चल रहा है वही गैप सही है? सही है। इस गैप को कम कर दिया जाएगा, नहीं आगे क्लास में मैं अपना क्लास बढ़ा लूँगा आगे, ताकि आपका टाइम कम से कम लॉस हो। आज नहीं भाई, अभी मेरा रूटीन बहुत हेक्टिक हो गया है, वीक में 7 दिन 4 बजे से 3 क्लास लग गया है। ऐसा कॉन्सिक्वेंस बैठ गया, कॉन्सिडेंस या कॉन्सिक्वेंस कहिए, चांस की बात है, एक ही दिन है थर्सडे को सिर्फ रेस्ट, बाकी हर दिन आप ही लोग तो क्लास लगा दिए हैं, और बाकी कुछ जो बचा हुआ 11 को दे दिए। तो इस तरह से डेली 3 क्लास लगा हुआ है। चलिए, आर ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल आर के लिए सॉल्व कीजिए, ये आज के लिए लास्ट है एक्सप्रेशन। क्या करना है सर, गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, करेक्ट। और फिर सेम पॉइंट, इस सेंट्रल पॉइंट से, सेंटर से जो सरफेस बनाया है वो स्फेरिकल है, राइट, कुछ रेडियस है स्मॉल आर, तो हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम है और सिमेट्रिकल है विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर, डिस्टेंस बाई। तो सिमेट्रिकल पॉइंट होने से इसका क्या रहेगा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माने गए, सरफेस पे परपेंडिकुलर। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्या डायरेक्टली लिखते हैं स्टूडेंट, 4πr²। इतना समझ पाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, डायरेक्शन वाइज डिफरेंट है, बट जहाँ भी रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ के सरफेस पे तो परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब सरफेस का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे क्या है, पैरेलल है, राइट। और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्यू इनक्लोज कितना, तो सर इस पे जो चार्ज है वही तो इसके अंदर चार्ज दिखेगा, राइट। कितना, टोटल चार्ज यही था ना, सिग्मा इंटू 4πr²।
टोटल चार्ज ऑन द सरफेस राइट बाय एप्सिलॉन नॉट। ए क्यू क्या है, दिस वन टोटल चार्ज ऑन द हॉलो स्फीयर, सरफेस ऑफ द हॉलो स्फीयर राइट। Yes, sir. इक्वेशन लिख लीजिएगा, भूल जाइएगा आप लोग, ये टोटल चार्ज है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, देन ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये तो पहले से हम लोग जानते थे, और बाहर के पॉइंट के लिए जस्ट इसका एक्सप्रेशन मैच कर गया पॉइंट चार्ज के एक्सप्रेशन से राइट। Yes, sir. इसी को हम लोग ऐसे माहौल बना के लिखे थे, बाहर के पॉइंट के लिए टोटल चार्ज बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज विच इज सेंटर एट द सेंटर, इज इट राइट। ग्राफ कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वर्सेज आर का। सर यहाँ तक तो अंदर में तो जीरो रहेगा, आर इक्वल टू कैपिटल आर तक जीरो राइट, और उसके बाद हाइपरबोलिक डिक्रीज करेगा नहीं। इसका ग्राफ पे अब ज़्यादा काम नहीं करेंगे अभी, इसका ग्राफ ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक में ड्रॉ कर चुके हैं, ई आर वर्सेज आर राइट। Yes, sir. ओके ना एवरीवन, Yes, sir. ओके। तो अब हम लोग को सिमेट्रिकल सरफेस में क्या क्या बचा, सिमेट्रिकली जो निकालना है, जहाँ पे गॉस लॉ का यूज़ करके शॉर्टकट में निकाल सकते हैं 2 मिनट में, वो बचा हुआ है व्हेन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, पहला एक बचा हुआ रहेगा। फिर व्हेन चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इनफाइनाइट प्लेन, इज इट राइट। और इसी के हेल्प से फिर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड on the on electric field in the neighborhood of the surface of conductor। और आपको बताया गया है किसी भी पॉइंट, किसी भी सरफेस के लिए वेरी वेरी क्लोज पॉइंट, कोई भी फाइनाइट सरफेस उस वेरी वेरी क्लोज पॉइंट के लिए बिहेव लाइक इन फाइनाइट प्लेन राइट। तो ये 2-3 और बचा हुआ है, उसको करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ में सॉलिड एंगल। ये आपके सिलेबस का पार्ट थोड़ा सा एडवांस लेवल के लिए या जेईई के लिए काम करेगा, ठीक है, और आपको गॉस लॉ को प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। आज के इतना ही रख दीजिए, थैंक यू।